नमस्कार दोस्तों, देविका क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आज जैसे टीजीटी की तैयारी करा रही हूँ। टीजीटी में हम इतिहास का अध्ययन करेंगे। इतिहास में भी हम प्राचीन भारत को पढ़ेंगे। प्राचीन भारत को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि इतिहास क्या है। इतिहास 3 शब्दों से मिलकर के बना है। कौन कौन से हैं? इति प्लस हा प्लस आस। अब इसमें देखें इतिहास को, तो इसका मतलब है कि ऐसा निश्चित रूप से हुआ होगा। इतिहास जो है किसी राज्य या किसी समाज के अतीत को जानने में मदद करता है। अगर अतीत की बात करें कि अतीत में क्या रखें, तो अतीत में किसी राज्य या समाज के संस्कृति व सभ्यता का अध्ययन किया जाता है। अगर हम संस्कृति की कहें कि संस्कृति में किसका अध्ययन किया जाएगा, तो संस्कृति में वहाँ के रहने वाले मानव के रहन सहन, खान पान आदि का अध्ययन किया जाता है। अगर हम सभ्यता की बात करें कि सभ्यता के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाएगा, तो सभ्यता के अंतर्गत वहाँ के भौतिक पहलुओं को देखा जाता है। वहाँ के भौतिक पहलुओं पर अध्ययन किया जाता है। अब इसके बाद में इतिहास को हम कई भागों में विभाजित करके देखते हैं। कहीं अध्ययन की दृष्टि से भागों में विभाजित किया, कहीं पर साक्ष्यों की दृष्टि से, कहीं पर धातुओं की दृष्टि से कई बार विभाजित किया गया है। अब इतिहास को हम अध्ययन की दृष्टि से देखें कि अध्ययन की दृष्टि से इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है। अध्ययन की दृष्टि से जैसे पहला है प्राचीन भारत। प्राचीन भारत के बाद में है मध्यकालीन भारत, और मध्यकालीन भारत के बाद में है कौन सा? आधुनिक भारत। और आधुनिक भारत के बाद में है आपका जो कि टीजीटी के सिलेबस में भी है, स्वतंत्रता के बाद का भारत। अब हमको स्वतंत्रता के बाद का भारत, अब हमको ये तो पता है कि प्राचीन में कौन सा आता है, मध्यकालीन में कौन सा आता है, आधुनिक में कौन सा आता है। अब स्वतंत्रता के बाद तक कब तक आएगा, तो शायद और शायद यह 90 के दशक तक आता है। ऐसा कहा जाता है कि 90 के दशक तक आजकल इतिहास पूछा जा रहा है, जैसे कि टीजीटी के सिलेबस में भी 90 के दशक तक बात कही गई है। अब यहाँ पर हम बात करें कि दूसरा कौन से भागों में बांटा जाता है इतिहास को। एक हो गया अध्ययन की दृष्टि से प्राचीन और मध्यकालीन, आधुनिक और स्वतंत्रता के बाद। दूसरा हम देखें दूसरे टाइप में बांटें इसे, तो दूसरा बांटा जाता है साक्ष्यों की दृष्टि से या साक्ष्यों के आधार पर। साक्ष्यों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन सा है? पहला है प्रागैतिहासिक भारत, कह सकते हैं प्रागैतिहासिक काल, या फिर इसे कहा जा सकता है प्री हिस्टोरिकल पीरियड। उसके बाद में दूसरा देखें तो दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। इसे देखें तो इसे कहा जाता है प्रीटो हिस्टोरिकल पीरियड। तीसरा है आपका ऐतिहासिक काल, इसे कहा जाता है हिस्टोरिकल पीरियड। अब इसमें भी हम देखें तो प्रागैतिहासिक काल को जानने के स्रोत क्या हैं हमारे पास में, यहाँ से, या फिर कह सकते हैं प्रागैतिहासिक काल को किसके माध्यम से जाना जाता है या कैसे जानकारी प्राप्त होती है, तो यहाँ के साक्ष्य जो हैं, यहाँ से केवल और केवल हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। साक्ष्यों के आधार पर हम कह सकते हैं, एक और बार हम बताएं तो साक्ष्य कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2 प्रकार के। 2 प्रकार के कैसे? पहला हो सकता है किसी आर्टिकल के रूप में हमें कोई साक्ष्य मिल जाए, दूसरा कोई लिखित रूप में मिल जाए। हमने जैसे कोई घर है, उस घर की खोज करनी है, अब हमको
पता नहीं है उसके बारे में कोई भी बात, तो हमको वहाँ जाएंगे तो कुछ दो टाइप्स में बटा हुआ पड़ेगा, कुछ तो आर्टिकल्स होंगे और कुछ लिखी हुई चीज़ें होंगी। तो उन्हें आर्टिकल्स होते हैं, उन्हें कहते हैं पुरातात्विक साक्ष्य, और जो लिखे रूप में हैं उन्हें कहते हैं लिखित साक्ष्य। अगर मान के चलिए वहाँ से हमें हल मिल गया आर्टिकल के रूप में, तो हम क्या सोचेंगे कि जिस घर में जो पर्सन रहते थे वो क्या करते होंगे, हल चलाते होंगे। मान के चलिए हमें वहाँ से चरखा मिल गया, तो हमारे दिमाग में क्या जाएगी बात कि यहाँ पर जो पर्सन रहते थे वो क्या चलाते थे, चरखा चलाते थे। मान के चलिए एक रजिस्टर मिल गया, यहाँ पर ब्याज का हिसाब किताब लिखा हुआ है, तो हम कहेंगे कि ये वाले पर्सन क्या करते थे, यहाँ के ब्याज पर पैसा उठाते थे। ये वाली बात हो सकती है। तो ऐसे ही जिस काल से हमें केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, उस काल को क्या कहा, जहाँ से कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल। जिस काल से हमें लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों मिलते हैं, ने क्या कहा है, पुरातात्विक साक्ष्य और लिखित साक्ष्य दोनों मिलते हैं, लेकिन लिखित साक्ष्यों की लिपि को आज तक पढ़ा भी नहीं गया है, समझा भी नहीं गया है। तो ऐसे इसका उदाहरण देखें तो क्या हो सकता है, हड़प्पा सभ्यता, और इसके साथ साथ इसका दूसरा उदाहरण होगा वो होगा वैदिक सभ्यता या वैदिक काल। आप कहोगे कि हड़प्पा सभ्यता में तो चलो लिपि को नहीं पहचान पाए, तो वैदिक काल कैसे होगा। वैदिक काल के बारे में तो हमें खुद ही वेदों से पता चलता है। तो मैं बताऊं तो इसका संकलन जो किया गया था वैदिक काल के बाद में किया गया था। वेदों का जो अध्ययन कराया जाता था वो एक से दूसरे पर्सन को मौखिक रूप में बताया जाता था। इसीलिए अगर इसका उदाहरण देखें तो इसका उदाहरण है पाषाण काल। अब इसके बाद में बात आती है ऐतिहासिक काल की, इतिहास के तीसरे भाग की। तो यहाँ से हमें पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं और साथ ही साथ यहाँ से हमें लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, और इन्हें भली भांति पढ़ भी लिया गया है। तो यहाँ इसमें कौन सा उदाहरण, इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, तो इसका एग्जाम्पल लिया जा सकता है जैन और बौद्ध धर्म से लेकर के अब तक, या कहा जा सकता है कि अब जो इतिहास लिखा जाता है वह किसके अंतर्गत लिखा जाता है, ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। अब साक्ष्यों के आधार पर बताने के बाद में हम अब बात करेंगे आपकी तीसरे बारे में कि तीसरे रूप में कैसे या तीसरे दृष्टिकोण से कैसे विभाजन किया जाता है। अब तीसरी बात करें तो यह किया जाता है धातुओं के आधार पर। धातुओं के आधार पर कैसे, यहाँ पर एक व्यक्ति थे, उनका नाम था थॉमसन। थॉमसन नाम के व्यक्ति जो कि कहाँ के थे, डेनमार्क के थे। डेनमार्क के एक व्यक्ति थे, उनका नाम था थॉमसन। इन थॉमसन के द्वारा एक संग्रहालय था, एक म्यूजियम था, उसका नाम था कोपेनहेगन संग्रहालय। कोपेनहेगन संग्रहालय में कुछ वस्तुएं रखी थी, कुछ धातुएं रखी थी। उन धातुओं के आधार पर इसे 3 भागों में इतिहास का विभाजन कर दिया। इतिहास में 3 भागों में विभाजन कैसे किया, तो यह था, पहला था आपका पाषाण काल, दूसरा था आपका कांस्य युगीन सभ्यता, और तीसरा था लौह युग। अगर कांस्य युग में देखें, देखो पाषाण काल का तो उदाहरण पाषाण काल हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। कांस्य युग में देखें तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत यहाँ के हड़प्पा वासियों ने कांसे की खोज की थी, इसीलिए इसे कांसा कहा जा सकता है। इन्होंने तांबे और टिन को मिला करके क्या कर दिया, तांबे टिन को मिला करके क्या बना दिया था, कांसा बना दिया। उसके बाद में उत्तर वैदिक काल में कहा जा सकता है कि उत्तर वैदिक काल से अब तक के काल को कहाँ पर ले लिया जा सकता है, यह लिया जा सकता है लोह युग में, क्योंकि आज भी लोहा है और पहले भी लोहा था। पुरानी चीज़ें तो चलती आ रही है, पुरानी धातुओं, उसके बाद में लोहा बना तो लोह युग कहा जाने लगा। ठीक है,
अब इसके बाद में हम देखेंगे कि किसके द्वारा कौन कौन सी खोजें की गई, या फिर हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे किसकी, प्रागैतिहासिक काल की। प्रागैतिहासिक काल कह सकते हैं, पाषाण काल कहा जा सकता है, या फिर कहा जा सकता है कि हम बात करें प्राचीन भारत की। अब हम देख रहे हैं प्रागैतिहासिक, ये तो आपको पता है कि अब क्या चल रहा है, आपका प्राचीन भारत चल रहा है। प्राचीन भारत की क्लास शुरू कर रहे हैं। प्राचीन भारत में पहला टॉपिक है आपका प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, हमने इसकी पहचान क्या बताई थी प्रागैतिहासिक काल की, कि यहाँ या फिर प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानने का सोर्स क्या है हमारे पास में, उसे जानने का साक्ष्य क्या है हमारे पास में, वो थे केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्य। अब प्रागैतिहासिक काल को पढ़ेंगे, इसी के अंतर्गत क्या देखेंगे कि खोज किस किस के द्वारा की गई थी। कुछ खोज की गई सबसे पहले, तो हम देख सकते हैं कि खोजों का इतिहास क्या रहा है, किसके द्वारा पहली खोज की गई है, किसके द्वारा बाद खोज की गई है। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है 1842 ईस्वी की, 1842 की। 1842 में क्या होता है, एक व्यक्ति होते हैं, उनका नाम होता है डॉक्टर प्राइम रोज। डॉक्टर प्राइम रोज के द्वारा क्या किया जाता है, इनके द्वारा एक जगह होती है, वो है कर्नाटक। कर्नाटक जिला का, कर्नाटक राज्य का एक जिला था, उसका नाम था रायचूर जिला। रायचूर जिला की भी एक जगह थी, उसका नाम था लिंगासुगर नामक जगह। एक लिंगासुगर नामक जगह थी, उस लिंगासुगर नामक जगह से डॉक्टर प्राइम रोज के द्वारा क्या खोजा गया, ये थे पत्थर के तीर तथा पत्थर का छुरा। इन चीजों को खोजा गया। क्या खोजा गया, इसीलिए देखो इनके द्वारा सबसे पहली खोज की गई थी, इसीलिए डॉक्टर प्राइम रोज को क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल का जनक। प्रागैतिहासिक काल का जनक किसे कहा जाता है, वह कहा जाता है डॉक्टर प्राइम रोज को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके द्वारा सबसे पहले प्रागैतिहासिक उपकरणों की खोज की गई थी। प्रागैतिहासिक उपकरणों में क्या चीजें आती थी, पत्थर के तीर व पत्थर के छुरा आते थे। कहाँ से की गई, कर्नाटक राज्य के रायचूर जिला के लिंगासुगर नामक जगह से की गई थी, इसीलिए इन्हें क्या कहा जा रहा था, प्रागैतिहासिक काल का जनक या प्रागैतिहासिक इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है डॉक्टर प्राइम रोज। इसके बाद में दूसरा क्या काम होता है, बात करते हैं अब 1861 ईस्वी की। 1861 ईस्वी में क्या हुआ, 1861 ईस्वी में इन पुरातात्विक वस्तुओं का अध्ययन होते होते इन पुरातात्विक वस्तुओं के लिए एक पुरातात्विक विभाग की जरूरत पड़ी। एक विभाग बनाने की जरूरत पड़ी। यह विभाग, पहला क्वेश्चन आ जाएगा कि जब ये विभाग बनाया गया तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे, किसके समय में, किस वायसराय के समय में यह पुरातात्विक विभाग बनाया गया था, तो यह बनाया था लॉर्ड कैनिंग के समय में। लॉर्ड कैनिंग के समय में बनाया गया। अब दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा कि इस पुरातात्विक विभाग का पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो यह थे अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम थे। इन अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या बनाया गया, इस पुरातात्विक विभाग का जनक बनाया गया। जब इन्हें यहाँ का जनक बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया, तो इसीलिए इन अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है पुरातात्विक विभाग का जनक। क्या कहा जाता है, पुरातात्विक विभाग का जनक। अब हमारे दो क्वेश्चन हो गए हमारे पास में कि प्रागैतिहासिक काल का जनक किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है डॉक्टर प्राइम रोज को, और पुरातात्विक विभाग का जनक किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को।
अब इसके बाद में हम देखेंगे कि 1861 में जब पुरातात्विक विभाग की खोज हो गई तो अब खोज जो है वो सिस्टोमेटिक तरीके से होना शुरू हो जाएगी। जब सिस्टोमेटिक तरीके से होना शुरू होंगी तो बात आती है 1863 ईस्वी की। 1863 ईस्वी में एक व्यक्ति आए, उनका नाम था रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। कौन थे? इनका नाम रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे। राइटिंग की तरफ मत जाना, थोड़ा सा राइटिंग खराब है, लेकिन बातों को समझ लेना, सुन लेना, अच्छे से समझने की कोशिश करना कि कहा क्या जा रहा है। राइटिंग की तरफ मत जाइए, राइटिंग थोड़ा सा खराब है। अब रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट की बात करें तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने क्या किया था? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट के द्वारा एक जगह थी, उसका नाम था मद्रास की पल्लवरम नामक जगह। मद्रास की पल्लवरम नामक जगह थी। इस पल्लवरम नामक जगह से इन्होंने हैंड एक्स उपकरणों की खोज की थी। जब इन्होंने हैंड एक्स उपकरणों की खोज की रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट के द्वारा, कौन सी जगह से? पल्लवरम से, पुरातात्विक विभाग बनने के बाद में की, तो इसीलिए इन्हें भी एक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? इन्हें कहा गया पुरातात्विक खोजों का जनक। पुरातात्विक खोजों का जनक कहा गया। और अब बात आ जाती है कि रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, जैसे कि पिछले टीजीटी के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन आया था? इसमें पूछा गया था कि ये रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे, वो कौन थे? क्या एक वैज्ञानिक थे, या डॉक्टर थे, या अध्यापक थे, क्या थे? तो यह एक भूवैज्ञानिक थे। और कौन से पद पर थे? ऐसा भी आ सकता है कि तो यह जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड थे। ठीक है, तो यहां तक बात हो गई। अब इसके बाद में एक और खोज बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पर लिख देते हैं, से वहाँ पर जगह नहीं है तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1935 ईस्वी। अब 1935 ईस्वी में एक और खोज हुई थी, इसे कहा जा सकता है, ये एक खोज नहीं थी, ये एक अभियान चलाया गया था। पूरा अभियान कैसा चलाया गया था? तो यह अभियान चलाया गया था आपका येल कैम्ब्रिज अभियान। इसे कहा जाता है येल कैम्ब्रिज अभियान। ये कहाँ चलाया गया था? तो यह अभियान जो चलाया गया था, यह चलाया गया जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में किसके द्वारा चलाया गया? तो यह चलाया गया था आपका डी टेरा व पीटरसन के द्वारा। ये टा है, पीटरसन और डी टेरा के द्वारा चलाया गया। यहाँ से कौन से उपकरण खोजे गए? बात ये आई। तो यहाँ से उपकरण खोजे गए थे, वह थे चापर चापिंग पेबुल उपकरण। चापर चापिंग पेबुल उपकरण, इसकी बात हम बता देंगे, आगे क्लास लेंगे तो कि ये चापर चापिंग पेबुल उपकरण कैसे होते थे, हैंड एक्स उपकरण कैसे होते थे, इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो